ओके, तो अब देखिए इसको अब तुम्हें यहाँ पे क्या लेना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच। सेविंग करता है हाउस होल्ड सेक्टर जो सिंपल वे है, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो हमारी फर्म्स वगैरह करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हमें इक्विलिब्रियम तब प्राप्त होगा जब हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग सीधा सीधा रिलेट करती है हमारी इनकम पे। हमारी इनकम जितनी कम होगी सेविंग उतनी कम होगी, इनकम जितनी ज़्यादा होगी सेविंग उतनी ज़्यादा होगी। इज द पॉजिटिव रिलेटेड टू वाई, देख रहा है। हाउ एवर एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम एस कैन बी नेगेटिव। अगर आप कमाते 10 रुपये हो, खर्च करते हो 12, अगर आपकी इनकम आपके खर्चों से कम है तो आप क्या करते हो, आपकी सेविंग कहाँ जाएगी, नेगेटिव। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है डिस सेविंग करना। इस नेगेटिव का क्या मतलब है, डिस सेविंग, ठीक है। तो कहता है बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सी में ग्रेटर देन वाई बिकम नेगेटिव टू द कंस्ट्रक्ट ए, ठीक है। दूसरी बात आई फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये ना पहले पिछले ये सेविंग वगैरह सब हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ, सब कुछ सेविंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ। अब इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है, ये ऑटोनोमस होती है। इसका ऑटोनोमस का मतलब ये है फिलहाल, इन्वेस्टमेंट के ऑटोनोमस का मतलब कि इनकम कुछ भी हो, 0, 100, 200, 300, 400 कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट नहीं बदलेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं झुकेगा, सही है, ये वाली बात है। अब वो उसको ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं तो हमारी सेविंग और हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इक्वल है, ये हमारी सेविंग 20 है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20 है, कुछ और जगह पे इक्वल है नहीं। तो जब आप 100 रुपये कमाते हो तब आप 80 खर्च करते हो, 20 रुपये सेव करते हो, 20 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो कब है एस और आई कब इक्वल थे, 20 करोड़ पे। कब, जब आपकी इनकम क्या है 100 करोड़। तो अगर आप 100 करोड़ रुपए की इनकम एग्रीगेट सप्लाई करते रहते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार की लाभ हानि नहीं होगी, वो बढ़िया से चलती रहेगी, ठीक है। इसका डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सेविंग का डायग्राम है ये, अच्छा एक बात देखियो, ये -30 क्या है, माइनस का सी बार, यानी कि माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जब जीरो इनकम होती है तब भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे होते हो, तो उस वो कंजम्पशन हमारे सेविंग में से ही होती है, जो पैसा हमने सेव कर रखा है, जिसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, डिस सेविंग बोल देते हैं। तो ये जो हिस्सा ना, ये वाला, इसको ही कहा जाता है डिस सेविंग। ये जो पॉइंट है, जब सेविंग हमारी क्या हो जाती है आमतौर पर 0, इसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके बाद ये जितना भी है ये सब हमारा क्या है, ये हमारी सेविंग होती है। सेविंग तभी हो सकती है जब आपकी इनकम आपके कंजम्पशन से ज़्यादा होगी तब, ठीक। ये फिर उन्होंने किसकी बात कर दी, जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब इन्वेस्टमेंट कर और सेविंग एक दूसरे के इक्वल होती है तब हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम, जिसके पीछे हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, वही सारी कहानी उन्होंने यहाँ पे गा दी होगी, ठीक। तो ये डायग्राम अगर हमें पिछला चैप्टर क्लियर है तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या समझाना चाहता है, वो कहता है कि भाई क्या होगी अगर सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो। यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आपकी सेविंग, यहाँ पे ले लेते हैं, आपकी सेविंग अगर आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो ध्यान रख लेना कि आपकी इनकम आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आपको इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है तो आपकी इनकम आपको वापस से उतनी करनी पड़ेगी जिससे दोनों आपस में इक्वल हो सकें। It implies a situation when fall expenditure through S is more than the rise of expenditure through I. Accordingly, aggregate expenditure in the economy would be less than its planned output. अब aggregate expenditure, जो aggregate का मतलब होता है जो टोटल खर्चा हो रहा है, मान के चलो कि हमारी इकोनॉमी ने सोचा था कि ये लोग इतने रुपए खर्च करेंगे, मान के सोचा मैं कि रोहन 100 रुपये तो खर्च कर ही देगा, लेकिन तूने खर्च करे 80 रुपये, है ना। प्लान था 100 रुपये खर्च होने का, लेकिन एक्चुअल में कितने खर्च हुए, मात्र 80 रुपये, तो 20 रुपये बच गए, है ना। तो ये डिसबैलेंस डाल देगा। तो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट, सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड। अगर आपकी सेविंग आपकी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो आपने उतना इन्वेस्ट किया ही नहीं, आपने बचाया ज़्यादा है, ठीक है। कई बार होता है कि मैं तो खरीद ही नहीं रहा, तो उसके ना खरीदने से भी नुकसान है इकोनॉमी को, और बहुत ज़्यादा खरीदने से भी नुकसान है इकोनॉमी को। एंड प्रोड्यूसर विल द अनडिजायर्ड स्टॉक, इट क्लियर द स्टॉक, द प्रोड्यूसर वुड
नाउ प्लान लेसर आउटपुट। अगर आप सेविंग ज़्यादा करोगे, सोचिए ज़रा सा, आप 10,000 रुपये कमाते हो, प्रोड्यूसर को लगा पूरा 10,000 खर्च कर देगा, गरीब आदमी, क्योंकि गरीबों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, कम पैसों में ज़रूरतें पूरी कभी भी नहीं होंगी। आपने 10,000 कमाए, 10,000 खर्च कर दिए, वो ये सोच के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन लोगों ने क्या करा कि वो चाह रहा था कि 10,000 कमा के उसने खर्च करे मात्र सपोज करते हैं 9,000, कितने रुपये सेव कर लिए? 1,000 रुपये। तो उसका 1,000 रुपये का माल प्रोड्यूसर का कम बिका होगा। जब 1,000 का माल कम बिकेगा तो नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर 1,000 रुपये का माल कम प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आउटपुट डिक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। ठीक। और अगर भैया उल्टा हो जाए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से ज़्यादा है, ये मज़ेदार होता है। इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टस से ये बहुत ज़्यादा होता है, पर हाँ प्रोड्यूसर को यहाँ क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। तो फिर उसको ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग क्या है? कम है। इसका मतलब ये है कि ये वही वाला फेस होगा कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपके पास सप्लाई नहीं है, आउटपुट आपको क्या होगा? फिर लॉस होगा। तो प्रोड्यूसर फिर क्या चाहेगा? ये कहते हैं दोबारा कि इट इम्प्लाइज द सिचुएशन व्हेन अ फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज लेस देन द, ये वही वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग्स, अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय एंड द प्लेन इन द आउटपुट। प्रोड्यूसर को लगा 10,000 का माल खरीदेगा, 10,000 का बना दूं, खरीदा उन लोगों ने 12,000 का, 2,000 का माल कम पड़ गया, नुकसान हो गया। तो अगली बार वो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है तो अगली बार वो कितने का माल बनाएगा? फिर 12,000 का, ताकि वो और एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सके। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही अप्रोच है इसकी मेनली। बट वो ये और कहता है कि जब आप इस चीज़ को पढ़ते हो, जो अभी तक हम पढ़े, तो ये मान के चलेंगे कि शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें, मतलब बहुत ज़्यादा 10-20 साल किसी काम को करने में नहीं लगेंगी, आपको इंस्टेंट रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, ये मान के चलना पड़ेगा कि 2 सेक्टर हैं कौन कौन से? एक सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि एक ऐसा देश जिसका इंटरनली यानी सब कुछ है, वो विदेशों के साथ व्यापार नहीं करते, ये क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। इंडिया इज़ अ ओपन इकोनॉमी। क्यों? इंडिया अपने देश में तो कार्य कर ही रहा है, देश के बाहर भी जाके कार्य कर रहा है। तो जब आप देश और विदेश के साथ किसी भी प्रकार का, देश की बात नहीं है, विदेशों में अगर आप किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं दिखाते, आप कोई भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते, तब उस केस में क्या होगा? वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगा। और ये मान के चलेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली बात वो यहाँ पे जनरली कर नहीं रहा। अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, घटानी है तो घटा सकते हो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा होगा तो इसको क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे, ये फिलहाल इतना नहीं है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं हॉट्स वगैरह में, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और ये क्या है, एग्जांपल नंबर 3। ठीक, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा प्रॉपर। फिर जाकर तुम्हें एक नया फेज देखने को मिलेगा कि वो शिफ्ट किस प्रकार से होता है, और बस शिफ्ट करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।